हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ पॉजिटिविटी में। दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास है अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार और दृष्टिकोण को विकसित करना, जिससे कि खुद की एक सकारात्मक सामाजिक छवि का निर्माण हो। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना हो तो उसके बातचीत करने के तरीके तथा उसके सामान्य स्वभाव से ही जाना जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं फ्लोरेंस लिटार द्वारा लिखी गई पुस्तक पर्सनैलिटी प्लस। इस पुस्तक के 5 खंड हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, जानिए अपनी मूलभूत प्रकृति, खूबियाँ और खामियाँ। अपने मूलभूत व्यक्तित्व को जानने के बाद आप अपने व्यक्तित्व की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खंड 1, पर्सनैलिटी प्रोफाइल, अपनी जांच करने का आसान तरीका। अध्याय 1, आप अनूठे हैं। हम सभी बेहतर व्यक्तित्व चाहते हैं। हम सभी फैंटेसी आइलैंड पर अपनी तस्वीर देखते हैं जहाँ घंटी बजते ही हम आकर्षक, वाक्पटु, मनमोहक पोशाक वाले कुलीन व्यक्ति में बदल जाते हैं। हम लड़खड़ाते, अटकते, फैलाते या भटकते नहीं हैं। इसकी बजाय हम बातचीत करते, मनमोहते, आकर्षित और प्रेरित करते हैं। जब शो खत्म हो जाता है तो हम अपने दिमाग की स्क्रीन बंद कर देते हैं और दोबारा पुराने ढर्रे पर जीने लगते हैं। अपनी खाली स्क्रीन को घूरते समय हम सोचते हैं कि हमारी सितारा छवि क्यों खत्म हो गई, हमारी जगह नए सितारे क्यों आ गए जो अपनी भूमिकाओं को आत्मविश्वास से निभाते हैं। असली जीवन में हम सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं। हम पर्सनैलिटी कोर्सेज की तरफ भागते हैं जो 24 घंटों में हमें वाक्पटु बनाने का वादा करते हैं। हम आत्ममूल्यांकन अनुभवों की तरफ भागते हैं जो हमें अधिकतम शक्ति से लैस करके छोटे मोटे ईश्वर में बदलने का दावा करते हैं। हम संवेदनशीलता सत्रों की ओर भागते हैं ताकि काल्पनिक भविष्य में अपनी राह खोज सकें। हम चमत्कारों की उम्मीद में जाते हैं लेकिन निराश होकर घर लौटते हैं। हम रोमांचक व्यक्ति के सांचे में फिट नहीं बैठते। हम में संभावना का विस्फोट नजर नहीं आता है। हम उत्कृष्टता के मानदंड नहीं माने जाते हैं। हमारी अलग अलग प्रेरणाएं, योग्यताएं और व्यक्तित्व होते हैं, इसीलिए हमारे साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोई भी 2 व्यक्ति एक से नहीं होते। अगर हम सभी बक्से में रखे एक जैसे अंडे होते तो कोई विशाल मुर्गी हमें सेककर रातों रात आकर्षक मुर्गे में बदल सकती थी। लेकिन हम सभी भिन्न हैं। हम सभी अपनी विशिष्ट शक्तियों और कमजोरियों के साथ पैदा हुए हैं तथा कोई जादुई फार्मूला हम सभी के लिए चमत्कार नहीं कर सकता। जब तक हम अपने अनूठेपन को नहीं पहचान लेते तब तक हम यह बात नहीं समझ सकते कि लोग एक ही सेमिनार में एक ही वक्ता की बात सुनकर अलग अलग सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। पर्सनैलिटी प्लस हम में से हर एक को 4 मूलभूत प्रकृतियों का अनूठा सम्मिश्रण मानती है और हमें प्रोत्साहित करती है कि हम सतह पर दिखने वाली चीज़ों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। जो अंदर है वह महत्वपूर्ण है। जब माइकल और एंजेलो डेविड की प्रतिमा तराशने वाले थे तो उन्होंने संगमरमर चुनने में बहुत समय लगाया, क्योंकि वे जानते थे कि कच्चे माल की गुणवत्ता से ही प्रतिमा की सुंदरता तय होगी। उन्हें पता था कि वे पत्थर का आकार तो बदल सकते थे लेकिन मूलभूत तत्व को नहीं बदल सकते थे। उनकी बनाई हर कलाकृति अनूठी है, क्योंकि अगर वे चाहते तो भी वे संगमरमर का हूबहू वैसा ही टुकड़ा नहीं खोज सकते थे। अगर वे उसी खदान से दूसरा पत्थर काटते तो भी वह ठीक वैसा नहीं होता। मिलता जुलता होता लेकिन ठीक वैसा नहीं होता। हम में से हर एक अनूठा है। हम में ऐसे गुण हैं जो हमें अपने भाई बहनों से अलग करते हैं। बरसों तक लोगों ने हमें छीला है, आकार दिया है, हथौड़े मारे हैं, छेनी चलाई है, रंदा मारा है। जब हम यह सोचने लगे कि अब हम प्रतिमा के रूप में बनकर तैयार हो चुके हैं
तभी किसी ने हमें फिर से आकार देना शुरू कर दिया। कभी कभार एक आध दिन पार्क में हमें बड़ा मज़ा आया जब हमारे पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा की, लेकिन बाकी समय हमारा मखौल उड़ाया गया, विश्लेषण किया गया या हमें नज़रअंदाज किया गया। हम सभी अपनी प्रकृति के लक्षणों के साथ पैदा हुए हैं। यह हमारा कच्चा माल है, हमारी अनूठी चट्टान। हम में से कुछ ग्रेनाइट हैं, कुछ संगमरमर, कुछ एल्बास्टर और कुछ सैंडस्टोन। हमारी चट्टान का प्रकार नहीं बदलता है, लेकिन हमारे आकार बदले जा सकते हैं। यही हमारे व्यक्तित्व को के बारे में सही है। हम अपने नैसर्गिक गुणों के साथ शुरू करते हैं। हमारे कुछ गुण सुंदर होते हैं जिनमें सोने की किनारी होती है। कुछ दोष भी होते हैं जहाँ दरार दिखती है। हमारी परिस्थितियाँ, आईक्यू, राष्ट्रीयता, अर्थशास्त्र, परिवेश और माता पिता का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व को ढाल सकता है, लेकिन अंदर की चट्टान वही रहती है। मेरी प्रकृति मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा व्यक्तित्व वह पोशाक है जो मैं अपने ऊपर पहनती हूँ। जब मैं सुबह शीशे में देखती हूँ तो मुझे एक सादा चेहरा, सीधे बाल और मोटा शरीर दिखता है। यह मेरा असली स्वरूप है, लेकिन मैं 1 घंटे के भीतर मेकअप से अपने चेहरे को रंगीन बना सकती हूँ। मैं अपने बाल फुलाने और घुंघराले बनाने के लिए लोहे के रिंग्स का प्रयोग कर सकती हूँ तथा अपने मोटापे को छिपाने के लिए सुंदर पोशाक पहन सकती हूँ। मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को ढक लिया है, लेकिन इसके नीचे जो है उसे मैं स्थायी रूप से नहीं बदल पाई हूँ। काश हम खुद को समझ सकें और जान सके कि हम किस चीज़ से बने हैं, जान सके कि हम सचमुच कौन हैं, जान सके कि हम जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं क्यों करते हैं, जान सकें कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं और उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है, जान सके कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं और उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। हम जान सकते हैं। पर्सनैलिटी प्लस हमें बताएगी कि हमें अपनी जांच कैसे करनी है, अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाना है और अपनी कमज़ोरियों को कैसे ख़त्म करना है। जब हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा व्यवहार ऐसा क्यों होता है, तब हम अपने आंतरिक स्वरूप को समझ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख सकते हैं। हम किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा चमकदार पोशाक या नई टाई पहनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम जिस तरह के पत्थर के बने हैं उस पर अफसोस भी नहीं कर रहे हैं। हम तो जन्म से मिले कच्चे माल के साथ जितने अच्छे बन सकते हैं बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों निर्माताओं ने क्लासिक मूर्तियों की नकल करने के तरीके खोज लिए हैं और किसी भी बड़े गिफ्ट स्टोर में आपको डेविड, वॉशिंगटन, लिंकन, रीगन और क्लियोपेट्रा की दर्जनों नकल मिल सकती है। नकल बहुत हो सकती है, लेकिन असली आप एक ही हैं। हम कहाँ शुरू करें? आप में से कितनों को माइकल एंजेलो कॉम्प्लेक्स है? आप में से कितने दूसरे लोगों को कच्चे माल की तरह देखते हैं जो आपके विशेषज्ञ हाथ से ढल सकते हैं? आप में से कम एक व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसे आप सचमुच आकार दे सकते हैं, बशर्ते वह आपकी बुद्धिमत्ता के शब्द सुन भर ले। वह व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए कितना उत्सुक है। अगर दूसरों को अपने मन चाहे सांचे में ढालना संभव होता तो आज मेरे पति फ्रेड और मैं आदर्श होते, क्योंकि हम शुरुआत से ही एक दूसरे को अपने सांचे में ढालने की ठान चुके थे। मैं जानती थी कि अगर वे थोड़ा खुल जाएं और मनोरंजक हो जाएं तो हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वे थे कि मुझे व्यवस्थित और जिम्मेदार बनाने पर तुले हुए थे। हनीमून के दौरान मैंने पाया कि फ्रेड और मैं तो अंगूर खाने के तरीके पर भी एक मत नहीं थे। मुझे हमेशा अपने पास ठंडे हरे अंगूरों का पूरा गुच्छा रखना अच्छा लगता था। मुझे जो भी अंगूर अच्छा दिखता है मैं उसे तोड़कर खा लेती हूँ। जब तक मैंने फ्रेड से शादी नहीं की थी तब तक मैं नहीं जानती थी कि अंगूर खाने के नियम भी होते हैं। मैं नहीं जानती थी कि जीवन के हर छोटे सुख का भी तथाकथित सही तरीका होता है।
जब मैं बरमुडा के कैम्ब्रिज बीच पर हमारे कॉटेज के बाहर बैठकर समुद्र को निहारते हुए बड़े गुच्छे में से अंगूर तोड़ रही थी, तो मैंने फ्रेड के मुंह से पहली बार अंगूर खाने के नियम के बारे में सुना। उस समय मुझे यह अफसोस नहीं था कि फ्रेड मेरे बेतरतीब अंगूर खाने का विश्लेषण कर रहे हैं, जब तक उन्होंने यह नहीं पूछा, क्या तुम्हें अंगूर पसंद है? हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद है। तब तो शायद तुम ये जानना चाहोगी कि उन्हें सही तरीके से कैसे खाया जाता है। यह सुनकर मेरी रूमानी फंतासी टूट गई और मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो बाद में मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। मैंने क्या गलत किया? तुमने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन तुम इसे सही तरीके से नहीं कर रही हो। मुझे इन दोनों बातों में कोई अंतर नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने बात को उन्हीं के तरीके से कह दिया। मैं क्या सही तरीके से नहीं कर रही हूँ? सभी जानते हैं कि अंगूरों को सही तरीके से कैसे खाया जाता है। हम एक बार में एक गुच्छा काटते हैं, इस तरह। फ्रेड ने अपनी नाखून काटने वाली कैंची बाहर निकाली और अंगूर का एक छोटा गुच्छा काटकर मेरे सामने रख दिया। जब वे मेरी तरफ गर्व से देखते हुए खड़े थे, तो मैंने पूछा, क्या इससे उनका स्वाद बढ़ जाता है? यह स्वाद की बात नहीं है। यह तो इसलिए है ताकि बड़ा गुच्छा ज़्यादा समय तक आकर्षक लगे। जिस तरह से तुम अंगूर खाती हो, कुछ अंगूर यहाँ से तोड़े, कुछ वहाँ से तोड़े, उससे गुच्छा बहुत खराब दिखने लगता है। ज़रा देखो तो सही, तुमने इसका क्या हाल कर दिया है। देखो, वे छोटी छोटी खाली डंडियाँ कितनी भद्दी दिख रही हैं। इनसे पूरा गुच्छा बुरा दिखने लगता है। मैंने चारों तरफ नज़र डाली कि कहीं अंगूर के न्यायाधीश तो आसपास नहीं छिपे हैं जो मेरे अंगूर के गुच्छे की किसी प्रतियोगिता में ले जाने वाले हों। लेकिन जब मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैंने कहा, किसने परवाह है? मैंने तब तक यह नहीं सीखा था कि किसे परवाह है। जैसा वाक्य फ्रेड से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे उनका चेहरा लाल हो जाता था और वे हताश से आह भरते हुए कहते थे, मुझे परवाह है और यह पर्याप्त होना चाहिए। फ्रेड को छोटी छोटी बातों की भी सच्ची परवाह है और उनके परिवार में मेरी उपस्थिति से पूरे गुच्छे की सुंदरता खराब हो रही थी। मेरी मदद करने के लिए फ्रेड ने मेहनत करके मुझे सुधारने का बीड़ा उठाया। उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना करने की बजाय मैं उनकी रणनीति को विफल करने में जुट गई और चतुराई से उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करने लगी। बरसों तक फ्रेड मेरी असफलताओं को दूर करने की कोशिश करते रहे और मैं उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन हम में से किसी में भी कोई सुधार नहीं हुआ। जब हमने टिम लाहिरी की स्प्रिट कंट्रोल टेम्परामेंट पढ़ी, तब जाकर हमारी आंखें खुली कि हम क्या कर रहे थे। हम दोनों ही सामने वाले को अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे थे। हमें यह एहसास ही नहीं था कि कोई हमसे भिन्न होकर भी सही हो सकता है। मैंने पाया कि मैं लोकप्रिय आशावादी प्रकृति की हूँ, जिसे आनंद और रोमांच पसंद है। फ्रेड पूर्ण निराशावादी प्रकृति की हैं, जो जीवन को गंभीर और क्रमबद्ध रखना चाहते हैं। जब हमने प्रकृतियों का और अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि हम दोनों ही कुछ हद तक सशक्त क्रोधी प्रकृति के थे, जो हमेशा सही होते हैं और हर चीज़ जानते हैं। कोई हैरानी नहीं कि हमारा तालमेल नहीं बैठ पाया। न सिर्फ हम अपने व्यक्तित्वों और जीवन की रुचियों में बिल्कुल विपरीत थे, बल्कि हम दोनों ही खुद को सही मानते थे। क्या आप इस तरह के वैवाहिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं? यह पता चलना कितनी राहत की बात थी कि अब हमारे लिए अब भी उम्मीद बाकी है। हम एक दूसरे की प्रकृतियों को समझ गए और हमने एक दूसरे के व्यक्तित्व को स्वीकार कर लिया। जब हमारा जीवन बदला, तो हम प्रकृतियों के बारे में सिखाने, शोध करने और लिखने लगे। पर्सनैलिटी प्लस 25 साल के सेमिनार में दिए गए भाषणों, व्यक्तित्व परामर्श और लोगों की प्रकृतियों के दिन प्रतिदिन के अवलोकन का फल है। यह पुस्तक आपको आसान, रोचक शब्दावली में मनोविज्ञान का सबक सिखाएगी, ताकि हम अपनी शक्तियों
और कमजोरियों की जांच कर सकें और यह सीख सकें कि किस तरह अपने सकारात्मक गुणों को बढ़ाया जाए और नकारात्मक गुणों को खत्म किया जाए। दूसरे लोगों को समझ सकें और यह एहसास कर सकें कि दूसरे हमसे भिन्न होने के कारण ही गलत नहीं हो जाते। अपने कच्चे माल का पता लगाने और अपनी मूलभूत प्रकृति को समझने के लिए हम व्यक्तित्व या प्रकृति समूहों की जांच करेंगे, जिनके बारे में हिप्पोक्रेटिस ने 2400 साल पहले लिखा था। हम लोकप्रिय आशावादी प्रकृति के व्यक्तियों के साथ मज़े करेंगे जो उत्साह से भरपूर होते हैं। हम पूर्ण निराशावादी प्रकृति के व्यक्तियों के साथ गंभीर हो जाएंगे जो सभी कामों में पूर्णता का प्रयास करते हैं। हम सशक्त क्रोधी प्रकृति के व्यक्तियों के साथ आवेश में आ जाएंगे जिनमें जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है, और हम शांत संतोषी प्रकृति के व्यक्तियों के साथ शांति से बैठेंगे जो जीवन के साथ सुखद सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं। चाहे हम किसी भी तरह के हों, हम इनमें से हर प्रकृति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अध्याय 2, आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल। 4 अलग अलग प्रकार की प्रकृतियों के बारे में जानने से पहले कुछ मिनट का समय निकालकर हम अपनी खुद की पर्सनैलिटी प्रोफाइल के बारे में पता लगा लें, जिसे फ्रेड ने तैयार किया है। जब आप निर्देशों के अनुसार 40 सवालों के जवाब पूरे कर लें तो अपने अंकों को स्कोर शीट पर भर लें और उन्हें जोड़ लें। अगर आप लोकप्रिय आशावादी हैं और कॉलमों को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं, तो किसी पूर्ण निराशावादी व्यक्ति को खोजें जो जीवन को आंकड़ों की श्रृंखला के रूप में देखता है और उसकी मदद से अपनी शक्तियों या कमजोरियों का योग कर लें। किसी की भी कोई प्रकृति 100% नहीं होती, लेकिन स्कोर से आपको अपनी मूलभूत शक्तियों और कमजोरियों की सटीक जानकारी मिल जाएगी। अगर सभी प्रकृतियों में आपके समान अंक आते हैं तो शायद आप शांत संतोषी हैं जो बहुउद्देशीय होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल अनूठी है, लेकिन अपनी प्रकृति की संरचना की जानकारी से आप खुद को समझ सकेंगे और दूसरों को भी उनके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर सकेंगे। जब आप अपने परिवार और मित्रों को खुद का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो आप संप्रेषण के नए रास्ते खोल देंगे जो ज्ञानवर्धक और आनंददायक होंगे। अपने प्रकृति परीक्षण का स्कोर देखने के बाद आपको अंदरूनी गुणों के बारे में पता चल जाएगा। आपके वे जन्मजात गुण जिनकी वजह से आप परिस्थितियों के प्रति अपनी सामान्य प्रतिक्रिया करते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप की अधिक गहरी समझ के लिए अगले 5 अध्याय पढ़ें और अपने बारे में बहुत सी नई बातें जानें। आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो हर लाइन में 4 शब्द दिए गए हैं। आपको उनमें से हर लाइन में उस शब्द के पहले एक्स लिखना है जो आप पर सबसे ज़्यादा बार लागू होता है। सभी 40 लाइनों में ऐसा करें और यह सुनिश्चित करें कि हर लाइन में आपने किसी न किसी शब्द पर निशान लगा दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो कि आप पर कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा बार लागू होता है, तो अपने जीवन साथी या मित्र से पूछ ले और सोचिए कि बचपन में आपका जवाब क्या होता। अब बारी आती है पर्सनैलिटी स्कोरिंग शीट की। तो अभी भी आपको स्क्रीन पर कुछ शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही होंगी। अब अपने सभी एक्स को पर्सनैलिटी स्कोरिंग शीट पर उसी शब्द के सामने रख दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने प्रोफाइल में जीवंत शब्द पर एक्स लिखा हो तो स्कोरिंग शीट पर भी उसके पहले एक्स लिख दें। प्रोफाइल और स्कोरिंग शीट में लाइनों के शब्द तो वही हैं, लेकिन शब्दों का क्रम बदल गया है। इस टेस्ट की व्याख्या करना बहुत आसान है। जब आप अपने जवाबों को स्कोरिंग शीट पर उतार लें तो फिर चारों कॉलमों के सभी जवाबों का अलग अलग योग कर लें। शक्तियों और कमज़ोरियों वाले दोनों खंडों का योग जोड़ने के बाद आप जान जाएंगे कि आपकी प्रमुख प्रकृति कौन सी है। आप यह भी जान जाएंगे कि आप में किन प्रकृतियों का सामंजस्य अधिक प्रबल है। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्कोर सशक्त क्रोधी प्रकृति की शक्तियों और कमज़ोरियों में 15-15 आता है तो संदेह की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है।
आप मूलतः सशक्त क्रोधी प्रकृति के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर लोकप्रिय आशावादी प्रकृति में 8 है, पूर्ण निराशावादी प्रकृति में 6 है और बाकी दोनों प्रकृतियों में 2-2 है, तो आप लोकप्रिय आशावादी प्रकृति के हैं, जिसमें पूर्ण निराशावादी प्रकृति भी प्रबल है। जाहिर है, इससे आपको अपनी सबसे कम प्रबल प्रकृति की जानकारी भी मिल जाती है। इस पुस्तक को आगे पढ़ने पर आप सीखेंगे कि अपनी शक्तियों से लाभ कैसे उठाना है, अपनी प्रबल प्रकृति की कमजोरियों की भरपाई कैसे करनी है और बाकी प्रकृतियों की शक्तियों तथा कमजोरियों को कैसे समझना है। खंड 2, भिन्न प्रकृतियों की शक्तियाँ, हमारे व्यक्तिगत गुणों का सर्वेक्षण। अब आपको अपने टेस्ट का स्कोर पता चल चुका है। अब आप जान चुके हैं कि आपकी प्रकृति या प्रकृतियों का सामंजस्य कैसा है। अब हम हर प्रकृति की शक्तियों को संक्षेप में जान लेते हैं। मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको यह पता भी नहीं होगा कि आप में अच्छे गुण हैं। अपनी प्रकृतियों की खूबियों को जानने के बाद उनसे लाभ उठाएं। सबसे पहले बात करते हैं लोकप्रिय आशावादी प्रकृति की, जो कि बहुमुखी, वक्ता और आशावादी होते हैं। बात करते हैं उनकी शक्तियों के बारे में। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति के गुण, ये आकर्षक व्यक्तित्व, बातूनी, कहानी सुनाने वाला, पार्टी की जान, अच्छा हास्य बोध, रंगों की अच्छी याददाश्त, श्रोता को शारीरिक रूप से पकड़ने वाला, भावुक और प्रदर्शनकारी, उत्साही और अभिव्यक्ति में निपुण, खुशमिजाज और जोशीला, जिज्ञासु, मंच पर श्रेष्ठ, भोला और मासूम, वर्तमान में जीने वाला, पल पल व्यवहार बदलने वाला, दिल से सच्चा और हमेशा बच्चा बना रहने वाला। अब अभिभावक के रूप में लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति घर को मज़ेदार बनाता है, बच्चों के मित्र उसे पसंद करते हैं, बुरी घटना को हंसी मजाक में बदल देता है, सर्कस मास्टर होता है। काम के क्षेत्र में लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति कामों के लिए स्वेच्छा से हाँ कर देता है, नई गतिविधियों के बारे में सोचता है, ऊपर से बहुत बढ़िया दिखता है, रचनात्मक और रंगीन, ऊर्जा और उत्साह होता है, जोरदार शुरुआत करता है, दूसरों को शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, अपने आकर्षण से दूसरों से काम करवाता है। मित्र के रूप में लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति आसानी से मित्र बनाता है, लोगों से प्रेम करता है, प्रशंसा को पसंद करता है, रोमांचक दिखता है, दूसरे इससे ईर्ष्या करते हैं, मनमुटाव नहीं रखता है, जल्दी माफ़ी मांग लेता है, नीरस पलों को रोकता है, अनायास होने वाली गतिविधियों को पसंद करता है। अब बात करते हैं पूर्ण निराशावादी प्रकृति की, जो कि अंतर्मुखी, चिंतक और निराशावादी होते हैं। बात करते हैं उनकी शक्तियों के बारे में। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति के गुण: गहरा और विचारशील, विश्लेषणकारी, गंभीर और उद्देश्यपूर्ण, जीनियस बनने की संभावना, गुणी और रचनात्मक, कलात्मक या संगीतमयी, दार्शनिक और काव्यात्मक, सौंदर्य का प्रशंसक, दूसरों के प्रति संवेदनशील, त्यागपूर्ण, अंतरात्मा के निर्देश मानने वाला और आदर्शवादी। अब अभिभावक के रूप में पूर्ण निराशावादी व्यक्ति ऊंचे मानदंड स्थापित करता है, हर चीज़ सही तरीके से करना चाहता है, घर को व्यवस्थित रखता है, बच्चों के फैले सामान उठाता रहता है, दूसरों के लिए अपनी इच्छा का बलिदान करता है, अध्ययन और सद्गुणों को प्रोत्साहित करता है। काम के क्षेत्र में पूर्ण निराशावादी व्यक्ति दिनचर्या का पाबंद, पूर्णतावादी, ऊंचे मानदंड, विवरण के प्रति जागरूक, लगनशील और पूर्ण, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, साफ सुथरा, मितव्ययी, समस्याओं को देखने वाला, रचनात्मक समाधान खोजता है, शुरू किए काम को पूरा करने की ज़रूरत महसूस करता है, चार्ट, ग्राफ, आंकड़ों और सूचियों को पसंद करता है। मित्र के रूप में पूर्ण निराशावादी व्यक्ति सावधानी से मित्र बनाता है,
पृष्ठभूमि में रहकर संतुष्ट रहता है, ध्यान आकर्षित करने से कतराता है, निष्ठावान और वफादार, शिकायतें सुनता है, दूसरों की समस्याएं सुलझा सकता है, दूसरों के प्रति गहरी चिंता रखता है, करुणा से आंसू भर आते हैं और आदर्श जीवन साथी खोजता है। अब बात करते हैं सशक्त क्रोधी प्रकृति, जो कि बहिर्मुखी, कर्मशील और आशावादी होते हैं। इनकी शक्तियाँ। सशक्त क्रोधी व्यक्ति के गुण: पैदाइशी नेतृत्वकर्ता, प्रगतिशील और सक्रिय, परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करता है, गलतियों को ठीक किए बिना नहीं रह सकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णय लेने वाला, भावहीन, आसानी से हताश नहीं होता, आत्मनिर्भर और उपाय कुशल, आत्मविश्वास झलकता है, कोई भी चीज़ संभाल सकता है। अभिभावक के रूप में सशक्त क्रोधी व्यक्ति प्रबल नेतृत्व क्षमता प्रकट करता है, लक्ष्य बनाता है, परिवार को कर्म के लिए प्रेरित करता है, सही जवाब जानता है, घर को सुव्यवस्थित करता है। काम के क्षेत्र में सशक्त क्रोधी व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित, पूरी तस्वीर देखता है, अच्छी तरह योजना बनाता है, व्यवहारिक समाधान चाहता है, कर्म की ओर तेजी से प्रवृत्त होता है, काम सौंपता है, उत्पादन पर जोर देता है, लक्ष्य बनाता है, गतिविधियों को प्रेरित करता है, विरोध होने पर और अधिक प्रेरित होता है। मित्र के रूप में सशक्त क्रोधी व्यक्ति मित्रों की बहुत कम ज़रूरत होती है, सामूहिक गतिविधि के लिए कार्य करता है, नेतृत्व और व्यवस्था करता है, आमतौर पर सही होता है और आपातकालीन स्थितियों में श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं शांत संतोषी प्रकृति की, जो कि अंतर्मुखी, दर्शक और निराशावादी होते हैं। बात करते हैं उनकी शक्तियों के बारे में। शांत संतोषी व्यक्ति के गुण: दबा हुआ व्यक्तित्व, आराम पसंद और आरामदेह है, शांत, संयमी और संयत, धैर्यवान, संतुलित, एक सजीवन, शांत लेकिन हाजिर जवाब, सहानुभूति और दयालु, भावनाएं छिपाता है, जीवन से सुखद समझौता कर लेता है, बहुउद्देशीय व्यक्ति। अब अभिभावक के रूप में शांत संतोषी व्यक्ति अच्छा अभिभावक बनता है, बच्चों के लिए समय निकालता है, जल्दी में नहीं रहता, अच्छे के साथ बुरे को भी झेल सकता है, आसानी से विचलित नहीं होता है। काम के क्षेत्र में शांत संतोषी व्यक्ति योग्य और स्थिरचित्त, शांत और खुशमिजाज, प्रशासनिक क्षमता होती है, मध्यस्थता करके समस्याएं सुलझाता है, संघर्ष से बचता है, दबाव में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, आसान रास्ता खोजता है। मित्र के रूप में शांत संतोषी व्यक्ति साथ चलने में आसान, खुशनुमा और आनंद देने वाला, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, अच्छा श्रोता, शुष्क हास्यबोध, इसे लोगों को देखना अच्छा लगता है, इसके कई दोस्त होते हैं और करुणा और परवाह होती है। पर्सनैलिटी के कार्य संबंधी गुणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए फ्लोरेंस और मैरिटा लिटार की पुस्तक पर्सनैलिटी पजल भी पढ़ सकते हैं।